बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम मौजूद है ज़राई तहकीकात इदारे अयूब रिसर्च में, और इस इदारे की ये ज़िम्मेदारी है कि इसने एक बेहतर से बेहतर और एक अच्छे से अच्छे जो है वो क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है बीज की। वो बीज जो है वो कपास का भी हो सकता है, वो बीज जो है वो सब्जियों का भी हो सकता है, वो बीज जो है वो फलों का भी हो सकता है। इस इदारे में आज हम यहाँ पर आए हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम जाएँगे यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जो मुख्तलिफ तजर्बात जो है वो कर रहे हैं और किसानों को जो है वो अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर जो है वो बीज फराहम कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, उनसे हम जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, कितनी कोई अच्छी क्वालिटी जो है वो बीज की प्रोड्यूस कर चुके हैं, कपास का बीज हो, गंदम का बीज हो, या इन फ्यूचर जो है वो कितनी को बेहतर क्वालिटी बीज की प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इन सब सवालात के सब जवाबात जाएंगे और उन साइंटिस्ट से लेंगे। तो चलते हैं फिर उन साइंटिस्ट की जानिब। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माहिरीन हैं, साइंटिस्ट हैं, जो ज़ाहिर सी बात है नित नए मुशाहिदात कर रहे हैं आम लोगों को जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो फल फ्रूट्स की क्वालिटी फराहम करने के लिए। इनसे हम ये जानेंगे, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आप भी सुनना चाहते होंगे, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो आज जो है वो हमारे जहन में है, लेकिन वो इन्हीं से जो है वो हम क्लियर करेंगे। इनसे बातचीत करते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मुझे ये बताएं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो बेहतर से बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करने में, फल फ्रूट्स की बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करने में क्या क्या इक़दाम कर रहा है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है ये अयूब रिसर्च में है, ये जंग रोड पे मौजूद है। तो हम लोग डील करते हैं बेसिकली फ्रूट्स को, उसमें सारे ही सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के फ्रूट्स हैं। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जैसा कि फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, बहावलपुर ये वाला क्लाइमेट आता है जिसमें ज़्यादा गर्मियाँ भी होती हैं और सर्दियाँ भी होती हैं। तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जितने भी फ्रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं वो सारे ही आलमोस्ट हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें हमारे पास सिट्रस ग्रुप के फ्रूट्स हैं, जिनमें किन्नू है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, मौसमी है, और इसके अलावा लेमन की भी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं जिसमें चाइना लेमन है और देसी लेमन है। ग्रेप फ्रूट की भी आगे डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, मैंगो की वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास गावा जो है उसका अच्छा खासा जर्म प्लास मौजूद है, उसमें हमारे पास गोला वैरायटी है, सुराही वैरायटी है। जामन के प्लांट्स हमारे से हासिल किए जा सकते हैं, फालसा है, फिग है, बेर है, ये सारे प्लांट्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। और हम हमारे पास जो भी ग्रोअर्स आते हैं, फार्मर्स आते हैं, या शहर से कुछ लोग आ जाते हैं जिनको 2, 4, 1 प्लांट भी चाहिए होता है, तो हम उनको भी जो है ये सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहा है पपाया का। तो पपाया का प्लांट जो है मार्केट में आपको मिलेगा तकरीबन 150-200 का, और हमारे पास जो है वो ओनली 50 रुपीज़ में अवेलेबल है, और फार्मर्स इसको बहुत ज़्यादा शौक से ख़रीदते भी हैं और लगाते भी हैं। यानी आप लोग जो है वो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर चीज़ें डिस्काउंट पर दे रहे हैं, सब्सिडाइज चीज़ें जो है वो फराहम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो एक सब्सिडाइज चीज़ का एक मामला हो गया, या लोगों को जो है या जो काश्तकार है उनको जो है वो सस्ती चीज़ फराहम करने के हवाले से। लेकिन वहीं पर आज हम देखते हैं कि ये भी एक मसला है कि एक काश्तकार जो पौधा ख़रीदता है, बागात के लिए ख़रीदता है, चाहे वो किन्नू का हो गया, आम का हो गया, दीगर इस तरह की, तो उसमें फिर ये होता है कि वो उस पौधे को जो है वो कई साल, ज़ाहिर सी बात है, उसकी परवरिश करता है, वो जब बड़ा होता है तो उसका जो फल उगता है फिर वो ज़ाहिर सी बात है कोई इस तरह उसमें जो है वो मसला पैदा हो जाता है, या वो कोई कीड़े मार, या बाद में जो है ये मालूम पड़ता है कि वो पौधा ही नहीं ठीक था। तो इसकी क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए क्या जी सर, इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगी कि एक टर्म यूज़ की जाती है हॉर्टिकल्चर में, सर्टिफाइड प्लांट्स। सर्टिफाइड प्लांट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे जितनी भी रजिस्टर्ड नर्सरीज़ हैं। इस सिलसिले में भी पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल चुका है जिसमें हम लोग पंजाब में तकरीबन 200 से ज़ायद नर्सरीज़ जो हैं उनको रजिस्टर्ड कर चुके हैं। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है ना, वो इसका एक पूरा एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी नर्सरी जो अगर किसी ने बनानी है तो उसकी बैकअप पे पूरा एक जर्म प्लाज्म यूनिट अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ से वो उसकी बडिंग ग्राफ्टिंग के लिए स्टिक्स लेंगे और फिर नर्सरी में पौधे तैयार करेंगे। मोस्टली यह है कि प्राइवेट नर्सरीज जो हैं वो इस तरह से करती हैं, कैसी ऐसे ही इधर उधर से मांग तांग के, चोरी करके या किसी तरह से जो है वो प्लांट्स तैयार कर लेती हैं, और उनके पास बैकअप के ऊपर कोई इस तरह का जो है ना मदर ब्लॉक मौजूद नहीं होता जहाँ से वो उन्होंने स्टिक ली हो या बडिंग के लिए कोई मटीरियल लिया हो। तो फार्मर्स जो हैं वो उन पौधों को ले लेते हैं, क्योंकि उनको भी उस वक्त यही कहा जाता है कि ये किन्नू है या फिर ये लेमन है, वो लगाते हैं बेचारे, लेकिन 3-4 साल के बाद जब ये पौधा जो है वो अपनी असली शेप में आता है या प्रोडक्शन शुरू करता है देने के लिए, तो पता चलता है कि वो वैरायटी थी ही नहीं जो हमने लगाई है।
तो इस तरह से फार्मर्स का तकरीबन 4-5 साल का सरमाया जो है वो आप ये समझती हैं कि इसमें जो है नर्सरीज जो है ना उनसे प्लांट्स जो है ना परचेज किए जाएं और वो बाकायदा टैग्ड प्लांट्स होते हैं। जब भी आप किसी रजिस्टर्ड नर्सरी से प्लांट परचेज करेंगे तो उसके ऊपर एक प्रॉपर टैग लगा हुआ होगा जिससे ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये सर्टिफाइड प्लांट है। सर्टिफाइड, बिल्कुल ये एक बड़ी वैलिड बात थी, एक बड़ा एक वैलिड पॉइंट था। और बहुत सारे काश्तकार जो हो गए, बहुत सारे जो है जो अपने बागात वगैरह में जो है वो ये काश्तकारी और इस तरह के मामलात करते हैं, उनके लिए एक बड़ी कन्फ्यूजन थी कि वो कई साल जो है उस पौधे की परवरिश करते हैं, कई साल जो है उस पौधे की देखभाल करते हैं, और जब फल उस पर उगते हैं तो या तो उनको कीड़ा लग जाता है या वो वक्त से पहले ही यानी पकने से पहले ही वो गिर जाते हैं। तो इसमें हम अगर हम देखें कि जो बहुत सारे इलाके हैं, जिस तरह मतलब आप कह लें कि सरगोदा में जो है वो किन्नू वगैरह हो गए, तो कितनी कोई आप लोग प्रोडक्शंस करते हैं या कितना कोई आप लोगों के पास जो है वो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है? हमारे पास हर डिफरेंट तरह से है कि सरगोदा में भी हमारा एक सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी तरह से मैंगो में मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी तरह से फैसलाबाद में हमारे पास मिक्स जर्म प्लाज्म इंस्टीट्यूट्स हैं हम लोग, इसी तरह से जंग है तो वहाँ पे डेट पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये है कि जो भी नियर तरीन लोगों को पड़ता है वहाँ से वो ये प्लांट्स जो है परचेज़ कर लेते हैं और बागात लगाते हैं। और हमारी जितनी भी नर्सरीज़ हैं, जितने भी रिसर्च स्टेशन पर पूरे पंजाब में मौजूद हैं, ये सारी ही रजिस्टर्ड नर्सरीज़ हैं और यहाँ से ख़रीदा हुआ पौधा जो है वो क्वालिटी का ज़ामिन है। क्वालिटी का ज़ामिन है। हमारे साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट मौजूद थे जिनसे हमारी जो है वो इस वक्त बातचीत हो रही है। हम अपनी बातचीत का सिलसिला जो है वो इनसे जारी किए हुए हैं। और साथ ही ज़ाहिर सी बात है एक अहम इशू है आज का, हम देखते हैं कि जहाँ पर हम दरख्तों की, जहाँ पर हम पौधों की जो है वो बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो कटाई कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, तो वहीं पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या इस तरह की जो दीगर गैसेज़ हैं जो अखराज खारिज होती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा इशू है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़ाहिर सी बात है हर साल जो है वो एक जो टेम्परेचर है उसकी जो टेम्परेचर है उसमें ज़ाहिर सी बात है इजाफा होता है, जिसमें गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती है। ज़ाहिर सी बात है फिर ग्लेशियर्स वगैरह हो गए, ये पिघलते हैं और इससे जो है वो जब गैर ज़रूरी ग्लेशियर्स पिघलते हैं या गैर ज़रूरी मिकदार में जो है वो पानी अपना रिलीज़ करते हैं, तो ये फिर बड़ी बड़ी तबाहियों का बाइस बनता है, सैलाब का जो है वो बाइस बनता है। हमारे साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की एक और साइंटिस्ट मौजूद हैं, इनसे अब बातचीत करते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैम मुझे ये बताएं कि एक मेजर इशू है ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसके साथ जो है वो हम अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह की जो मोहलिक दीगर गैसेस हैं इनका जो है वो अखराज, और ये फिर CO2 या इस तरह की जो गैसेस हैं ये कितना कोई नुकसानदेह हैं और इनसे जो है वो बचाव के लिए क्या क्या इकदाम किए? कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, 2-3 गैसेस ये मेजर गैसेस हैं, और कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि जितने भी रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स, ये खारिज करते हैं। इन गैसेस को कलेक्टिवली हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्यों ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए कहते हैं कि ये हवा में ऊपर जाके फ़िज़ा में एक इन्वेलप कह लें या एक लेयर बनाती हैं। उस लेयर का वो लेयर ये फंक्शन करती है कि वो ज़मीन पे जितनी भी सूरज की शुआएँ हैं उनको ज़मीन पे आने तो देती है, लेकिन जब ज़मीन जितनी एब्जॉर्ब करनी है, जितनी हीट, उसके अलावा एक्स्ट्रा हीट जब वो और बाकी की रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो ये जो लेयर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की और ग्रीन हाउस गैसेस की, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के नतीजे में ये होता है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इस जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं और इनके अखराज को रोकना तो या इनके अखराज को कंट्रोल करना एक सेपरेट एजेंडा है कि हम ऐसी मतलब कि जितने भी ऐसी टूल्स हैं या जितने भी ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जिनसे गैसेस खारिज होती हैं उनको हम कंट्रोल करें। लेकिन सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वक्त हमारा एजेंडा, एक एजेंडे पे चल के हम इसको मतलब पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकेंड एजेंडा हमारा ये है कि हम इन गैसेस को हवा में से किस तरह कम कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो इफेक्ट है वो तो हम सबको नज़र आ रहा है क्लाइमेट चेंज के की सूरत में। और कम इस तरह कर सकते हैं ट्री प्लांटेशन से। ट्री प्लांटेशन जो है वो जितने भी ट्रीज़ हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो कि माहौल दोस्त, इंसान दोस्त, जानदार दोस्त गैस है उसको हवा में खारिज करते हैं। एक जो पौधा है वो अगर एक फुल ट्री मतलब मेच्योर ट्री है 15 से 20 साल की उम्र में, वो इतनी ऑक्सीजन 24 घंटे में खारिज करता है जितनी कि 5 लोगों को सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है, और इससे कई गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से एब्जॉर्ब करता है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के नाम से 100 डेज़ एजेंडा में एक एक्टिविटी है ट्री प्लांटेशन की, जिसके तहत पंजाब में बहुत बड़े लेवल पे सरकारी और गैर सरकारी मतलब बिल्डिंग्स और हर जगह पे ट्रीज़ प्लांटेशन की जो एक्टिविटी है या इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है। वो उसका मेन मकसद यही है कि हम अपनी हवा को साफ़ कर सकें ताकि ये जानदारों के लिए और उनके लिए जो है वो
रहने की काबिल जगह बन सके, हम अपने क्लाइमेट जो चेंज है उसके इफेक्ट को थोड़ा कम कर सकें। क्लाइमेट चेंज का जो एक मसला है, या ये जो जिस तरह हमारे पास अगर हम देखते हैं कि सैलाब आते हैं, इस तरह की जो दीगर आफात आती हैं जिनमें जो है वो लाखों करोड़ों अरबों तक जो है वो नुकसानात होते हैं, जानों का नुकसान होता है, तो ये तभी जो है इससे रोका जा सकता है जब ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल किया जाएगा, जब जो है वो प्लांटेशन की जाएगी। किसी भी कंट्री के लिए 25% जो फॉरेस्ट है या जंगलात है वो एक स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में ये 2% भी नहीं है। और उसके जितने भी हज़ार्डियस इफेक्ट्स हैं वो हम देखने में हर साल हमें देखने को मिलते हैं। अगर हमारे पास इस ट्री प्लांटेशन मतलब कैंपेन कह लें, या हम ओवरऑल एज अ होल कंट्री इसको अपने एक मेजर एजेंडा लेके चलें और हम अपनी जंगलात को बढ़ा लें, अपनी ट्री प्लांटेशन को बढ़ा लें, तो हम अपने क्लाइमेट को, माइक्रो क्लाइमेट को भी बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और जो मैक्रो नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल के एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। जो सब्ज़ियाँ हैं, ज़ाहिर सी बात है मौसम सरमा में जो इस्तेमाल होती हैं, मौसम गर्मा में जो इस्तेमाल होती हैं, इन पर जो है वो जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर किए जाते हैं, नए नए बीज की यहाँ से प्रोडक्शन की जाती है, उन हवाले से जो है उनकी क्वालिटी के हवाले से और इन सारे मामलात पर आज हमारे साथ जो है वो बातचीत करने के लिए एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना कोई आप लोग जो सब्ज़ियाँ मार्केट में फ़राहम कर रही हैं, उनके बीजेस जो फ़राहम कर रही हैं काश्तकारों को, कितने कोई उनकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, कितनी कोई उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है? हमारे पास 36 के करीब वेजिटेबल हैं, जिसमें ज़्यादा समर में हमारे पास तरबूज है, खरबूजा है, मिर्चें हैं और प्याज है, कुकम्बर है। ये सारी वेजिटेबल्स पे इन पे हमारा दो तरह से काम होता है। एक हम वैराइटीज़ बना रहे हैं और हाइब्रिड्स बना रहे हैं। कुछ वैराइटीज़ हमारी अप्रूव हो चुकी हैं, बाकी जो हमारा हाइब्रिड प्रोग्राम है वो सिस्टम में मौजूद है। इसमें हमारे पास क्वालिटी के हिसाब से बात कीजिए तो डिफरेंट तरह की वेरिएशन मौजूद हैं जो कि आम मार्केट में नहीं मिलती हैं। जैसे हमारे पास येलो कलर का वाटरमेलन मौजूद है और हमारे पास पिंक कलर का वाटरमेलन मौजूद है। ये यानी पिंक कलर का वाटरमेलन भी आप लोगों के पास मौजूद है, येलो कलर का वाटरमेलन भी आप लोगों के पास जी, मौजूद है? वो हमारे पास मौजूद है। हम उस पर काम मार्केट में क्यों नहीं आ रहा है? जाहिर सी बात है कि मार्केट में हम तो एक ही कलर का देख रहे हैं। हाँ, इसके लिए इसको अप्रूव करवाना होता है गवर्नमेंट के ज़रिए। उसकी वैरायटी डेवलपमेंट में वो हमारा अप्रूवल का प्रोसीजर चल रहा है, उसमें 2 साल लग जाते हैं। उसके बाद ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसका हम सीड प्रोवाइड कर देते हैं, ग्रोअर्स को भी प्रोवाइड करते हैं, किसानों को भी देते हैं, कंपनीज़ को भी देते हैं, और फिर वो उसका सीड मल्टीप्लाई करके आगे सेल कर सकती हैं। अच्छा, हम ये भी उनको जो आपने बात की कि 2 तर्ज से जो है या 2 एंगल से जो है वो हम उन पर रिसर्च कर रहे हैं, वैरायटी और दूसरा आपने कहा है, तो इनमें आप हमें ज़रा बता सकते हैं, थोड़ा सा एलेबरेट इसको कर सकती हैं? हम इनमें हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड्स चूँकि कंपनीज आजकल जो प्राइवेट सेक्टर है वो हाइब्रिड्स पे ही काम कर रहे हैं, उनकी यील्ड ज़्यादा होती है, इनकी पैदावार वैरायटी से ज़्यादा होती है। लेकिन चूँकि हम लोग ओनली इंस्टीट्यूट हैं जो कि काम कर रहे हैं वेजिटेबल्स पे, तो वैरायटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो हम साथ साथ वैरायटीज़ पे भी काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास वेरिएशन, जैसे हमारे पास पर्पल कलर की कॉलीफ्लावर भी अवेलेबल है, हमारे पास ब्रोकली अवेलेबल है, चिलीज़ में हमारे पास जो शिमला मिर्च है उसमें हमारे पास 4 कलर मौजूद हैं, रेड मौजूद है, येलो मौजूद है, ऑरेंज है। इसके अलावा मिर्चों में हमारे पास हाइब्रिड्स हमारे तैयार हो रहे हैं। मिर्च में हमारी एक वैरायटी भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अच्छा, इनमें कोई स्पेशलाइजेशन जो है वो हो, या कोई इनमें एक स्पेशल किस्म की, जिस तरह आप अभी आपने कहा है कि उनमें जो है वेजिटेबल हो? स्पेशल मतलब इनमें यही चीज़ें स्पेशल हैं, मतलब कि डिफरेंट हमारे पास क्वालिटी के हिसाब से। किसी में हल्दी में उसमें हमारे पास किसी में कंपाउंड बहुत अच्छा है, जैसे खरबूजा है उसमें कुछ हमारे पास ऐसे खरबूजे हैं जो इतने मीठे हैं जो कि मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हैं। तो अभी वो हमारे ट्रायल में है प्रोसीजर, और फर्दर फिर वो कंपनीज़ के साथ शेयर किया जाता है। या जो एक और दूसरा तरीका है जिस पर हम काम करने लगे हैं और करने वाले हैं, वो ये है कि जो ग्रोअर्स हैं, जो बड़े ग्रोअर्स हैं, जैसे वाटरमेलन का एक एरिया है, जैसे गोभी का एरिया है सून वैली खुशाब, वहाँ पर गोभी सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ पर वो कंपनीज़ का मटेरियल लगाते हैं, इंपोर्टेड मटेरियल लगाते हैं। तो हमारे साथ साइन करें, हमारे साथ MOU साइन करें, हमारे से सीड लें और वहाँ पर लगाएं। वो सीड फिर हमें ही वापस दे दें या सेल कर लें, हम उनको मार्केट सप्लाई कर देंगे। इसका पूरा सप्लाई चेन बन सकता है। वो ये तो एक पूरा जो है वो उनका वैलिड बात आपने की है कि अगर MOU आपके साथ साइन करें तो सप्लाई चेन बन सकता है, लेकिन उनको जो है वो प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट उन सेक्टर्स की तरफ जाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? क्या उनको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि वो जो है वो प्राइवेट कंपनी या उनकी तरफ जो है वो जाते हैं? क्योंकि हमारा सीड अभी
चल रहा है, इन प्रोसेस है, तो ये अवेलेबल नहीं होता है, और अगर अवेलेबल होता है तो बहुत थोड़े लेवल पे अवेलेबल होता है, क्योंकि हमारे पास सीड मल्टीप्लिकेशन का एरिया थोड़ा है। तो ये काम बाकी पंजाब काउंसिल ये काम करती है कि उसको सीड को मल्टीप्लाई करती है, और वो फिर थोड़ा अवेलेबल होता है तो बाकी जो उसकी अमाउंट होती है वो फिर प्राइवेट सेक्टर पूरी कर देता है, जो डिमांड होती है सीड की। तो उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, हमारा एरिया बढ़ जाए, प्राइवेट कंपनीज हमारे साथ लिंक करें, वो हमारा सीड मल्टीप्लाई करके दें, तो फिर इससे ज़रा इससे जो है वो मजीद मतलब एक बेहतर बन सकती है, चेन बन सकती है। हमारी जो मूली या गाजर की या शलजम की वैरायटीज़ हैं, क्योंकि ये तो वैरायटीज़ ही लगती हैं, इनके हाइब्रिड्स नहीं हैं, तो ये हमारे भी लग सकते हैं प्राइवेट कंपनी की बजाय। लेकिन इसमें यह है कि फार्मर्स को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है और उनको हमारे से रब्ते करने की ज़रूरत है। इसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि एक चीज़ जो एक स्टैंडर्ड के तहत, एक क्वालिटी के तहत जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है, इसकी तरफ से कोई कंपेन वगैरह भी आप लोग करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब तक जो है वो एक काश्तकार है या जो एक मिडिल क्लास से है या जो आप समझ लें कि अनएजुकेटेड है, ज़ाहिर सी बात है कि जब तक आप उस चीज़ की अवेयरनेस जो है वो उस तक नहीं पहुँचाएंगे, जब उसके जो है वो बेनिफिट्स आप उस तक नहीं पहुँचाएंगे, तो तब तक जो है वो उसके जहन में इस बात का बैठना जो है वो मुश्किल है। वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाकर एक गैर मियारी या एक जो है वो इस तरह का बीज खरीद सकता है जो उसको जो उसका रिटर्न है वो भी उसको जो है वो वापस नहीं दे सकता। तो इसके लिए कोई हुकूमत इकदाम उठाती है कि आप लोग जो है वो कंपेन करें, काश्तकार जो है वो उनको जाकर बताएं? हम एक तो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट इसीलिए है, हमारे पास जो एग्रीकल्चर ज़राअत ऑफिसर आते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। हमारी खरीफ की अलहदा ट्रेनिंग होती है और सर्दियों की अलहदा ट्रेनिंग होती है। खरीफ की हमारी हो चुकी है, उसमें हमारे पास 50 के करीब पूरे पंजाब से आते हैं ज़राअत ऑफिसर, हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं और वो अपने अपने एरिया के फार्मर्स के हमें मसले सुनाते हैं और हम उनको बताते हैं कि आप उसमें ये वैरायटी लगाएं, ये लगाएं, हमारे पास ये अच्छी है, आप ये रिकमेंड करें सबको। तो ये ज़राअत अफसर के ज़रिए हम, और जो खुद हमारा विज़िट होते हैं वो हमारे कोर एरियाज़ में, जो वेजिटेबल के कोर एरियाज़ हैं, हम वहाँ पर विजिट वगैरह करते हैं। थोड़े बहुत वो फार्मर से जाके खुद भी मिल लेते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा ज़राअत अफसर हमें फार्मर्स के नंबर देते हैं। अगर किसी को ज़्यादा मसला होता है तो फिर हमारे पास डायरेक्ट ऑफिस आ जाता है। इस तरह हम इसका काम को चला रहे हैं। इस तरह मतलब ये सारा जो है वो सिस्टम रन हो रहा है। अच्छा, इसके साथ ही मैं ये भी आपसे जो है वो जानना चाहूँगा कि हमारा जो है वो एक फार्मर जो एक बड़े लेवल का किसान है, जिस तरह भी आपने बात की कि एक प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इतनी नहीं है कि हम एक बड़े जो है एक किसान को या उसको जो है वो हम हिट कर सकें, तो इन फ्यूचर जो है वो कोई इस तरह के एक SOPs या कोई प्लान्स तरतीब दिए जा चुके हैं जिससे जो है वो हम ये कह सकें कि जो फार्मर है, जो बड़े लेवल का किसान है जिसके भी आपने बात की है, तो उस तक जो है वो इतनी कैपेसिटी पैदा करने की या कोई इस तरह की SOPs बनाई जा चुकी हैं कि हम जो है वो उन टारगेट्स को हिट कर सकें? हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी हमारे पॉलिसी मेकिंग तक काम चल रहा है। बाकी हम इसको फिर सेक्रेटरी ऑफिस तक लेकर जाएंगे, गवर्नमेंट तक लेकर जाएंगे, फिर इसको अप्रूवल में ले जाके इस पे फर्दर इस पे काम शुरू हो चुका है। अब ये गवर्नमेंट लेवल से हमें बस परमिशंस चाहिए और फिर हम इसको हिट करेंगे। परमिशन की ज़रूरत है जी। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल के एक एक्सपर्ट्स मौजूद थी, उनकी आपने बातचीत सुनी। ज़ाहिर सी बात है कि आजकल जो है वो हर शोबा ही जो है वो अपना काम हमें करता नज़र आता है, लेकिन उसी काम को जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह भी इन्होंने कहा कि हम जो है ये जब सप्लाई करते हैं अपने सब्जियों के बीज वगैरह, तो ये हमारे पास चूँकि एक कैपेसिटी कम है, तो एक अब हम बड़े जो है वो मार्जिन में या एक बड़े लेवल के जो एक काश्तकार है या जो एक काश्तकारी करता है उसको जो है वो हम हिट नहीं कर पाते। तो इनके मुताबिक जो है वो पॉलिसी जो है वो पॉलिसी मेकिंग का सिलसिला जो है वो चल रहा है, जिसमें एक बड़े पैमाने के किसान को जो है एक बड़ी मिकदार में जो है ये वो बीज प्रोवाइड कर सके ताकि वो सब्जियों की एक बेहतर से बेहतर और एक स्टैंडर्डेबल क्वालिटी जो है वो मार्केट में ला सके। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो हम एक कॉटन फील्ड में मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है जो कॉटन है, जो कपास है, ये मुल्क की मईशत में जो है वो एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है और ये जो है वो जब इसकी फसल बेहतर होती है या ये सेक्टर एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता है तो मुल्क की मईशत में जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक बेहतरी आती है। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम इस हवाले से जो है वो जानते हैं कि कितनी कोई बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है कॉटन की। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कॉटन की, चूँकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है, कपड़े के हवाले से मशहूर है, तो कितनी कोई कॉटन की, ज़ाहिर सी बात है अब काश्तकारी और उन मामलात का आगाज़ हो चुका है, तो कितनी कोई बेहतर क्वालिटी इसकी प्रोवाइड जो है वो की जा रही है और ये इदारा जो है वो इसकी बेहतरी के लिए क्या कर रहा है? महकमा ज़राअत तोसी ने पिछले साल से रिवाइवल ऑफ कॉटन पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था। उसके नतीजे में हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ गई थी, हमारा एरिया भी बढ़ गया था। लास्ट ईयर 1,15,000 एकड़ पे हमारी कॉटन काश्त हुई थी
और हमारा 1,86,000 बेल हमें मिली थी। उससे पहले साल 1,08,000 बेल मिली थी। एक साल में 81,000 बेल्स का इजाफा फैसलाबाद डिवीज़न में हुआ था। लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस को रखते हुए इस साल हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत ने हमें अर्ली कॉटन के लिए अलहदा टारगेट दिया है, सीजनल कॉटन के लिए अलहदा टारगेट दिया है। अर्ली कॉटन के लिए टारगेट दिया 58,000 एकड़ का और सीजनल कॉटन के लिए 57,000 एकड़ का, और ये 1,15,000 एकड़ का टारगेट हमें दे दिया गया है। इस दफ़ा हुकूमत पंजाब अर्ली कॉटन को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि लास्ट ईयर जहाँ जहाँ अर्ली कॉटन थी वहाँ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रही थी। लोगों ने इवन 50 से 70 मन तक फी एकड़ प्रोडक्शन कॉटन की ली। जो अर्ली कॉटन है, जो फैसलाबाद डिवीज़न में बेहतरीन जो टाइम है वो 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक है, और अभी तक हमारे पास 58,000 में से तकरीबन 28,000 एकड़ पे काश्त मुकम्मल हो चुकी है, और बाकी इंशाल्लाह अप्रैल के पहले हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाएगी। और जो हमारी सीजनल कॉटन है वो शुरू होगी 16 अप्रैल से और वो जाएगी 31 मई तक। उसके बाद जो हमारा गंदम का एरिया खाली होगा वहाँ पर आएगी। महकमा ज़राअत उसी इस वक्त जो फोकस कर रहा है काश्तकारों को कि वो एक तो वो अर्ली कॉटन को प्रमोट करें, जहाँ आपका एरिया खाली है, जब वो एरिया जो कैनोला से खाली हो रहा है, राया से खाली हो रहा है, आलू से खाली हो रहा है, वहाँ आप अर्ली कॉटन लगाएं और ट्रिपल जीन वैरायटी लगाएं। जिस खेत में हम खड़े हैं जो ट्रिपल जीन वैरायटी है, इसमें ट्रिपल जीन वैरायटी को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि जो एक सादा लो इंसान है उसको जो है इस चीज़ की समझ आए। इसमें 3 किस्म के जीन डाले गए हैं जो कुव्वत मदाफ़त पैदा करते हैं। ठीक है, एक जीन ऐसा है जो कि गुलाबी सुंडी को इसके करीब नहीं आने देता। एक जीन ऐसा है जो कि अमेरिकन वोलवर्म को, जिसको हम हेलियोथस कहते हैं, वो करीब ही आने देता। और एक जीन ये है कि अगर आप वेडिसाइड जो स्प्रे कर लें उससे कॉटन डैमेज नहीं होती। यानी इसमें जो है वो मुदाफ़ती एक किस्म के जो है वो 3 जीन्स शामिल किए गए हैं। अच्छा, इससे पहले जो अक़साम आई हैं या इससे पहले जो बीजेस वगैरह जो है वो जारी किए गए हैं, उनमें ये ट्रिपल जीन क्वालिटी थी या उनको जो है वो पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ट्रिपल जीन? ये पिछले साल से इंट्रोड्यूस हुए हैं ज़्यादा, पहले बहुत कम एरिया पर थे। हमारे पास 111 जीन थे, 222 जीन थे, और जब हम काश करते थे आफ्टर सम पीरियड वो उनकी एफिकेसी लूज़ हो जाती थी और वहाँ पे गुलाबी सुंडी का हमला हो जाता था। जब सितंबर में गुलाबी सुंडी का हमला हो जाता था, किसान दिल बरास्ता हो जाता था और कपास की प्रोटेक्शन छोड़ देता था, हमारी पैदावार वो नहीं आती थी। लास्ट ईयर हमने मोर देन 95% एरिया पर ट्रिपल जीन वैरायटीज़ को काश करवाया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे पास गुलाबी सुंडी का हमला नहीं हुआ, अमेरिकन सुंडी का हमला नहीं हुआ, खेतों में वीड्स नहीं हुई। रिजल्टेंटली जो औसत जील्ड थी वो 14 मन से 22 मन तक आ गई, और जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स थे वो 50 से 70 मन तक गए। ये एक बड़ी वैलिड बात की है जो किसान के लिए इस वक्त जो है वो जानना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस काश्तकारी से जो है या इस फसल से जो है वो काश्तकार जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाता था, उसको छोड़ देता था कि भाई इस पर जो है वो हमला हो गया है, जिस तरह गुलाबी सुंडी का इन्होंने नाम लिया। तो इससे पहले अगर हम जिस तरह बताएं तो इन्होंने जो है वो हमें इस बात से आगाह किया, इन्होंने हमें ये बात बताई है कि ट्रिपल जीन क्वालिटी का एक बीज जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है, जिसमें जो है वो ट्रिपल जीन क्वालिटी में ये होता है कि जो जितने भी किस्म की मतलब गुलाबी सुंडी या इस तरह के जो हमलावर होते हैं वो जो है वो नहीं होंगे, और उससे ज़ाहिर सी बात है फिर जो किसान है, जो काश्तकार है, उसकी फसल जो है वो बेहतर होगी। सर, इससे हट के हम एक मसला देखते हैं, जो हम मुख्तलिफ शोबात में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि एक सादा लो इंसान, ज़ाहिर सी बात है जो काश्तकार है या उसको इतना जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है कि वो चीज़ों को जो है वो बेहतर समझ सके, वो कहीं से भी जाकर जो है वो कोई 3rd क्लास बीज जो है वो परचेज़ कर लेता है, और फिर जो है वो सारा साल या 6 माह उस फसल पर देने के बाद, उसके साथ जो है वो मेहनत करने के बाद एंड पे अपने रिज़ल्ट नहीं हासिल कर पाता। तो ऐसे किसान के लिए, ऐसे सादा लो शख्स के लिए आपका क्या पैगाम है कि वो किस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो किन इदारों से जो है वो चीज़ें ख़रीदे, ताकि वो उसकी जो फसल की क्वालिटी है वो भी ख़राब ना हो और उसका पैसे का ज़या भी ना हो? पहली बात यह है कि एक्सटेंशन विंग का जो हमारा अहदेदार है, फील्ड असिस्टेंट, वो यूनियन काउंसिल लेवल पर है, हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर मरकज़ लेवल पर है, हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि कंट्रोलर भी वो तहसील लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी डायरेक्टर है। हर तहसील में हमने कॉटन सीड सेंटर इस्टेब्लिश कर दिए हैं, आइडेंटिफाई कर दिए हैं, जो वो महकमा ज़राअत वहाँ की उनकी मॉनिटरिंग करता है, हमारा फेडरल सीड सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग करता है। तमाम तहसील हेड क्वार्टर पर जहाँ भी मतलब मुख्तलिफ सीड शॉप्स हैं उसके ऊपर ट्रिपल जीन वैरायटी को मतलब खवा दिया गया है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, उसकी सैम्पलिंग की जाती है, उसकी प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। अगर फिर भी किसी काश्तकार को ट्रिपल जीन सीड के मतलब कोई इशू हो, या ओवर प्राइसिंग का इशू हो, या सीड ना मिल रहा हो, तो हमारा लोकल लेवल पर हमारा ऑफिसर मौजूद बैठा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास हेल्पलाइन है, हमारे पास अवेलेबल है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। इस वक्त हमारे 4300 फार्मर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं, हर गाँव के 3 काश्तकार हैं।
इसके अलावा हर गांव में हमने 2 होस्ट फार्मर बनाए हुए हैं जो महकमा के साथ बैठ कर इंटरेक्शंस करते हैं। मतलब ये बताना मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सर्विसेज हर जगह पर मौजूद हैं, और अगर किसी काश्तकार को कपास के सीड के मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या उसको कपास का सीड चाहिए, या उसको क्वालिटी का इशू हो, तो फ़ौरन हमें बताए। ट्रिपल जीन जो है ये जब काश्तकारों ने अप्लाई किया, इसको ट्राई किया, उसके बाद उनका क्या फीडबैक था? क्या वो लोग जो है वो अपनी वो एक एवरेज या बेहतर फसल हासिल कर सकते? इसीलिए देखें लास्ट ईयर की जो अच्छी यील्ड आई है ट्रिपल जीन वैरायटी की वजह से, लास्ट ईयर की जो पर एकड़ यील्ड आई है, टोटल प्रोडक्शन आई है, उसका रिजल्ट ये हुआ कि अभी आपका जो एरिया बढ़ गया। अब लास्ट ईयर इसी पीरियड तक फैसलाबाद डिवीज़न में 17,000 एकड़ पे कॉटन काश्त हुई थी, और आज तक मैंने अभी डेटा मैं लेके आया हूँ दफ्तर से, हमारे पास 28,000 एकड़ पे काश्त हो गई है। इस हद तक जो है लास्ट एरिया बढ़ गया है। अगर अभी जो हमें मसला आ रहा है वो क्लाइमेट का आ रहा है। फिर मार्च के महीने में 6 दफ़ा बारिश हो चुकी है, और कुछ लोगों ने गंद लगाई, मतलब कॉटन वो मतलब क्राउंड हो गई, उगी नहीं, दोबारा रीसो करनी पड़ी है। अभी नाइट टेम्परेचर डाउन है, अब नाइट टेम्परेचर डाउन है, जिससे अगाव में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है। इसके बावजूद भी जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस लोगों का था अच्छी पैदावार लेने का और अच्छे रेट मिलने का, उसकी वजह से अभी तक हमारे पास 28,000 एकड़ पे काश्त मुकम्मल हो चुकी है। यानी आप ये समझते हैं कि इस तरह के अगर इकदाम उठाए जाते हैं तो ये जो फसल है इसमें जो है वो बेहतरी आएगी। अच्छा, ट्रिपल जीन के बाद ज़ाहिर सी बात है कि हमें इस लेवल पर नहीं रुकना चाहिए, हमें मज़ीद जो है वो इससे 1-2 स्टेप आगे जाना चाहिए, क्योंकि नई नई ज़ाहिर सी बात है बीमारियाँ आ रही हैं फसलों की, उनके लिए जो है वो वक्तन फ़वक्तन चेंजिंग्स करना उनके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रिपल जीन से आगे भी कोई इस तरह का कोई प्लान सोचा गया है कि मज़ीद उस फसल को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसमें मज़ीद जो है वो क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है उसको बेहतर बनाया जाए? देखिए हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हम अयूब रिसर्च में भी खड़े हैं, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद, या जितने बाकी हमारे फेडरल इंस्टीट्यूट्स हैं इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सीड सेंटर इस पर काम कर पा रहा है। हम फार्मर से फीडबैक लेते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग फीडबैक लेकर हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को देते हैं। एक मतलब जो वैरायटी है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, पिछले 5 साल का डाटा लिया जाता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को बताया जाता है वे कौन सी वैरायटी फील्ड में ज़्यादा परफॉर्म कर पा रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई हुई है, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर खुद इसको रिव्यू करते हैं। सुबह भी मुल्तान में पूरे पंजाब की मीटिंग है कॉटन के लिए। तो हमने काश्तकारों की गाय के लिए अब मुख्तलिफ सेमिनार्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेमिनार, तहसील लेवल पर सेमिनार्स, मरकज़ लेवल पर सेमिनार्स, आगाही मुहिम का आगाज़, सिटी 41 बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है कॉटन क्रॉप के सिलसिले में। पिछले 3 सालों में जितना हमारा मैसेज काश्तकारों को सिटी 41 ने दिया है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग इसका शुक्रगुजार है। इसके अलावा केबल नेटवर्क्स के ज़रिए फिर हम इस दफ़ा नंबरदारों के कन्वेंशन बुलाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक नंबरदार जो गांव में होता है बड़ा मौसर होता है। तो हम तहसील लेवल पर जो प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह, ये 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हर गांव का हम तहसील की सतह पर कन्वेंशंस करेंगे। यहाँ पर जो पिछले साल के अच्छे ग्रोअर्स थे जिन्होंने 50 मन के ऊपर पैदावार ली उनको बुलाएंगे, और उसी तमाम गाँव के नंबरदारों को बुलाएंगे और लोगों के सामने पेश करेंगे कि लोगों को बताएं कि इन्होंने कौन कौन से तरीके अडॉप्ट किए हैं, इनकी अच्छी पैदावार आई है। हमारे साथ यहाँ पर जो है एक्सपर्ट मौजूद थे, उनकी बातचीत आपने सुनी। ज़ाहिर सी बात है कॉटन का जो मसला है या कॉटन का कोई जो इश्यूज़ हैं या जो कॉटन की बीमारियाँ हैं उन हवाले से इनका कहना है कि अभी जो है वो हम ट्रिपल जीन का एक हमने बीज जो है वो मुतारिफ़ करवाया है जिसमें क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है या एक लड़ने की जो क़ुव्वत है बीमारियों से वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले वक्तों में इस पर जो है वो इसकी स्टैंडर्ड, इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद जो है वो काम यहाँ पर जारी है। सारी सी बात है जो किसान है उसको चाहिए कि एक रजिस्टर्ड इदारे से, एक ऐसे इदारे से, एक बातमाद इदारे से जो है वो बीज खरीदे, क्योंकि बीज के बलबोते पर ही एक फसल ने, एक पौधे ने जो है वो खड़ा होना होता है, और अगर वही बीमार होगा या वही जो है वो एक नाकिस क्वालिटी वाला होगा तो कैसे जो है वो फिर अपनी ज़ाहिर सी बात 1 साल 6 माह की मेहनत को जो है वो हासिल कर सकेगा। यहाँ पर वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑयल सीड के साइंस एक्सपर्ट। उनसे जो है वो हम यहाँ पर जो बीज नए आ रहे हैं, किस तरह बीज की क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है, किस तरह जो है वो काश्तकारों को जो ऑयल के बीज जो हैं इनको में जो है वो बेहतर क्वालिटी फराहम करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये सब जो है वो हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ کاشتکار جو ہے یا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے یا جو فارمر ہیں وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ملک کی ترقی میں، ملک کی معیشت میں. ان کی بہتری کے لیے آئل سیڈ جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ کون کون سے ان کو بہتر کوالٹی کے بیج ابھی تک پرووائڈ کیے جا چکے ہیں اور ان فیوچر کون کون سے جو ہے وہ پرووائڈ کیے جانے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ کا کویشچن ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم تیل دار اجناس میں جو ہے بہت زیادہ خطیر زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں اور باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور تقریباً $5 بلین سالانہ اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ صرف ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم ملک کے اندر اس کی پیداوار کو بڑھائیں اور اس کے اندر ایسی ٹیکنالوجیز لے کے آئیں، ایسی اقسام لے کے آئیں جس سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے اس کی پیداوار بڑھے. تو اس سلسلے میں آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بڑے فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ہے وہ نہ صرف ریسرچ میں بلکہ پروموشن میں اور فارمر کی جو گائیڈنس ہے اس کی تربیت ہے اور باقی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس میں پہلے ہم نے جو کینولا جو ہے ہمارا اس کی ایسی ورائٹیز متعارف کرائیں جو نہ صرف بہت اچھی پیداوار کی حامل ہیں بلکہ اس کی کوالٹی بھی جو ہے ہماری جو صحت کے لیے بہت اچھی ہیں. اس میں ہماری سپر کینولا، ساندل، رچنا کینولا. اب ہم نے اس میں ایک شارٹ ڈیوریشن ورائٹی جو 120 دن میں پکتی ہے TM کینولا وہ متعارف کرائی ہے. اسی طرح جو پاکستان میں پہلی اگر ہم کہیں تو وہ ورائٹی ہے رائے کے اندر آری کینولا، جس کے اندر جو نہ صرف کینولا کوالٹی ہے، ابھی تک کوئی اور ورائٹی ایسی نہیں ہے جس کے اندر کینولا سٹینڈرڈ ہو تو اس کے اندر ہے، اور بلکہ اس کے اندر گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی اومیگا 3 کی مقدار بھی بہت زیادہ یعنی 12% سے زیادہ اس کے اندر موجود ہے. یہ ہم نے متعارف کرائی. اس کا ایریا فارمر کے پاس بڑھا، نہ صرف ایریا بڑھا، ہم پروڈکشن بھی جو ہے ہم وہ 70% انکریز کر کے اس کو لے کے گئے ہیں اور ہماری جو ایوریج ہے وہ 18 من سے زیادہ ہو گئی. لیکن ابھی بھی اس میں کافی گیپ ہے کیونکہ ورائٹیز کا پوٹینشیل 35 من سے بھی زیادہ ہے. تو ہم اسے اچیو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ فارمر کو مزید اس کی اچھی تربیت کی جائے اور وہ اچھی مینجمنٹ، اچھی متوازن کھاد، وقت پہ اس کی کاشت اور باقی ساری چیزیں کر کے اس کو بہتر کرے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس متعلق جو ہے وہ ایک بہتر اقدامات تو اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ ایک کسان کو، ایک فارمر کو جو ہے وہ اس چیز کی تربیت دینا، اس چیز کی اویئرنیس دینا بھی بہت ضروری ہے. جی بالکل. اس میں ہمارا جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو فارمنگ کمیونٹی ہے 90% سے زیادہ فارمر وہ ہے جو چھوٹا کاشتکار ہے، جس کے پاس وسائل محدود ہیں، ٹھیک ہے، جس کے پاس اویئرنیس کی کمی ہے. تو جب تک ہم اس 90% فارمر کی جو اسے اس قابل نہیں بناتے کہ اسے اچھے سے اچھے کاشتکاری کے طریقوں کا پتہ ہو اور اس کے پاس ریسورسز ہوں اور وہ اچھے طریقے اڈاپٹ کر کے، جدید طریقے اڈاپٹ کر کے اپنی پروڈکشن کو بڑھائے گا، پھر ہی ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سن فلاور کے جو ہائیبرڈ لوکل متعارف کرائے ہیں، 6 ہائیبرڈ بنائے ہیں جن کی پیداواری صلاحیت، جن کے اندر گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے پولٹری انڈسٹری جیسے ہی ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سویابین کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اسی طرح ہماری ڈیری انڈسٹری کے اندر جو فیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، فش انڈسٹری کی، تو سویابین ہم باہر سے بہت امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایسی ویرائٹیز متعارف کرائی ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہماری آری سویابین ویرائٹی ہے. اس کے اندر جو پروٹین ہے اس کا معیار جو امریکہ سے ہم یا برازیل سے سویابین منگاتے ہیں اس کے مطابق ہے. یعنی اس سٹینڈرڈ کا کام یہاں پر ہو رہا ہے، جس سٹینڈرڈ کا مطلب ایک امریکہ میں ہوتا ہے، برازیل میں ہوتا ہے، اس طرح کا جو ہے یہاں پر کام. بلکہ یہ ہائی ٹمپریچر ٹالرنٹ ویرائٹیز ہیں. وہاں پہ جو ویرائٹیز لگ رہی ہیں وہ ٹمپریچر ٹالرنٹ نہیں ہے اور یہ شارٹ ڈیوریشن ہے. وہاں پہ یہ 180 دن میں پکتی ہے، یہاں پہ یہ 100 سے 110 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے. اور اب ضرورت ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ایریے پہ لگائے. جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہے، انڈسٹری ہے، وہ آگے آئے، فارمر کو کانٹریکٹ فارمنگ، فارمر کو ایسے طریقے متعارف کرائے کہ وہ اس کی طرف آئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ کاشت کر کے ہم اس کی پروڈکشن لیں. یعنی یہ جو سویابین ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر تقریباً 100 دن میں جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، بنسبت اب امریکہ میں اب آئی ہے. امریکہ میں جو ہے وہ اس کو 180 دن. یہ ہمارے ساتھ جو یہاں پر ایک سائنٹسٹ موجود ہیں، انہوں نے یہ بات ہم سے کی ہے. ہمیں جو ہے وہ یہاں پر جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا یا جو نیا ایک بیج یہاں سے جو ہے وہ ایجاد کیا گیا، انہوں نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ جو امریکہ یا برازیل میں جو ایک سویابین کی کاشتکاری کا جو ڈیوریشن ہے، اس کے بننے کا، پکنے کا جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 180 دن ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ جو نئی ہم نے ایک جنریشن جو ہے یا اس بیج کی جو ایک نئی جنریشن ہم لائے ہیں، یہ تقریباً 100 دن میں جو ہے وہ پک کر جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. اچھا، اس یہ نان GMO ہے.
وہ جو سویابین ہے وہ جی ایم او سویابین ہے، یعنی جینیٹیکل موڈیفائڈ ہے. اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ابھی کافی لوگوں کی اس پہ کنسرن ہے کہ یوز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ نان جی ایم او سویابین ہے، اسے بے فکر ہو کے آپ فوڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنی فیڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، ان میں آپ ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس بتا سکتے ہیں تاکہ ہماری جو آڈینس ہیں ان تک یہ جو نان جی این او یا جی این او ہے ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو؟ جی، جی ایم او کا مطلب ہوتا ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ. اس کے اندر ہم خود سے جو ہے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے کوئی کریکٹر جیسے ویڈیسائڈ ٹالرنس ہے، اسی طرح کوئی انسیکٹ کے اگینسٹ ٹالرنس ہے، اس میں وہ ہم جین ایڈ کیا جاتا ہے. جبکہ یہ جو ہماری نان جی ایم ہوتی ہے، یہ نیچرل جو سویابین ہے اسی کو بریڈنگ کر کے بنایا جاتا ہے. اس کے اندر کوئی جین باہر سے ایڈ نہیں کیا جاتا، تو اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سیڈ یہاں سے جو فارمرز جو کسان لے کر گئے ہیں اور کاشتکاری کے بعد ان کا کیا فیڈ بیک رہا ہے آپ لوگوں کو؟ انہوں نے کیا آپ کو بتایا کہ ایوریج جو پہلے اگر ان کی سامنے آنے سے پہلے وہ جو کاشتکاری کر رہے تھے ان میں جو ہے وہ ان کو بہتر ایک فصل فراہم ہو رہی تھی، ان کی جو ایوریج وہاں سے بہتر انداز میں نکل رہی تھی، یا یہ جو آپ لوگوں نے جو موڈیفائی کر کے ان تک چیزیں پہنچائی ہیں یہ بہتر ہے؟ جی بالکل، یہ دیکھیں جدید اقسام آئی ہے، اس سے تو آپ کو ایوریج سے ہی دیکھ لینا. پنجاب کی ایوریج جو 10-11 من تھی وہاں سے 18 من پہ ایوریج چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور فارمر کو یہ ایک پروفیٹیبل کراپ آئی ہے، کاسٹ افیکٹو ہے کہ اس میں لیس کاسٹ آف پروڈکشن ہے. اس کی کھاد پانی چیزوں کی ضرورت گندم کے مقابلے میں دیکھی جائے تو کم ہے. تو اس میں دوسری طرف ہم جو اب پروموشن کی ہے تلوں کی ایکسپورٹ جو ہے نا، ہم مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے تل پچھلے سال 400 بلین کے پاکستان سے ایکسپورٹ ہوئے ہیں، اور اس میں تقریباً جو 95% سے زیادہ جو تل لگ رہے ہیں وہ ہماری آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ویرائٹی ہے، جس میں TS3 ہے، TS5 ہے اور ہمارے TS6 ہے. اور اس سال ہم نے ایک اور نئی ویرائٹی انمول تل متعارف کرائی ہے. تو پاکستان میں جب پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے تو اتنا خطیر جو ہے ہمیں زر مبادلہ کما کے دے رہی ہیں، اور اس سال فارمر یہ اسے بڑے جوش و خروش سے لگا رہے ہیں، اور اگلے سال انشاءاللہ اس کا مزید ہماری جو ہے پروڈکشن بڑھے گی. ہم 9ویں نمبر سے اس سال 5ویں پہ آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سالوں میں یہ پہلے دوسرے نمبر پہ ہم چلے جائیں گے. بالکل ظاہر سی بات ہے، یہ ہماری انہی اداروں کی کاوشیں ہیں، انہی اداروں کی جو ہے وہ ہماری محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ہم 9ویں نمبر پر تھے، ہم نے جو ہے وہ مزید اس میں بہتری کی، اب ہم جو ہے وہ 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں، اور مزید جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس میں یا آنے والے سالوں میں جو ہے وہ اس میں بہتری آئے گی. ناظرین، اگر ہم نے اپنے جو ہے وہ ایک زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے ہیں، ہم نے جو ہے وہ ملک میں ایک جو اکانومی ہے اس کو اسٹرانگ بنانا ہے، تب ہمیں جو ہے وہ ایسے اداروں کے لیے یا ایسے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ان کے ساتھ چلنا جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہوگا. جس طرح انہوں نے بات کیا کہ اگر ہم خالی ایک تلی لے لیں تو ان بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پہلے ان کی ایکسپورٹ نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ جو ہے وہ ایکسپورٹ ان کی دیکھنے کو ملی ہے. تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب اس طرح کے ادارے جو ہے وہ کام کریں گے، جب حکومتی سربراہی میں حکومت ان کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کرے گی اور ہر قسم کی سہولیات دے گی، تبھی جو ہے وہ کسان کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر چیز فراہم کی جا سکے گی. آج کی یہ جو مہنگائی ہے یا آج کے جو مشکل حالات ہیں ان کا توڑ اسی وقت ہی ممکن ہے کہ جب ہم اگر دیکھیں تو کسان کو جو ہے وہ بہتر بیج کی کوالٹی فراہم کی جائے، کیسے بیج کی کوالٹی فراہم کی جائے جو اس کو جو ہے وہ کئی گنا زیادہ پیداوار دے سکے. تبھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایکسپورٹ بھی ملک کی بڑھے گی، جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں گے، کسان بھی خوشحال ہوگا. امید کی جاتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ مزید ان اداروں کی بہتری کے لیے اقدامات جاری رکھے گی. آج کے پروگرام کے ساتھ کامت شامر ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.